अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना। काफ़ी एक्साइटमेंट आप मेरे चेहरे से देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकूँ और आप लोगों के साथ भी अच्छी तरह से इसको शेयर कर सकूँ। आज का मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि हम कुछ जगह कल्चरल साइट पे जाके वो आर्किटेक्चर वगैरह उनका एक्सप्लोर करेंगे, जैसे यहाँ का समर पैलेस है। उसके अलावा फॉरबिडन सिटी, जिसकी बड़े दिन पहले से हमने रिजर्वेशन करवा के रखी है क्योंकि वो यहाँ की वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और उसके अलावा तियानमेन स्क्वायर और फिर सिटी लाइफ को देखने के लिए में भी हम यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह में जाएंगे। फूड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम मुस्लिम स्ट्रीट फूड में जो यहाँ पे बीजिंग में काफ़ी फेमस है उसको जाके रात को एक्सप्लोर कर सके, तो मेरे ख्याल में एक ही ब्लॉग में कल्चर, सिटी लाइफ और फूड तीनों चीज़ें आ जाएंगी। कोशिश करूँगा, लेट्स सी मैं इस चीज़ में कितना कामयाब होता हूँ। हम लोग अभी समर पैलेस जा रहे हैं जहाँ पे हमारा होटल है। तकरीबन कोई 12.2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बनता है। ऑर्डर की है टैक्सी यहाँ पे ए मैप, जिसको मैं नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अली पे के अंदर ही एक ऑप्शन है डीडी की। बताता चलूँ कि इस 12.2 किलोमीटर के टोटल पैसे हमने पे किए हैं 47 युआन। मेरे ख्याल में ये कोई $6.5 के आसपास बनते होंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टैक्सीज़ क्वाइट रीज़नेबल हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास पहुँच जाती हैं। ये मेरा कोई तीसरा चौथा एक्सपीरियंस है। जब भी कभी मैंने बाहर जाना हो, बाइक पे दिल ना कर रहा हो, तो आराम से मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल, और मोस्टली जितनी भी टैक्सीज़ में बैठा हूँ सारी की सारी इलेक्ट्रिक हैं। हम पहुंच गए हैं समर पैलेस के एंट्रेंस पे। तो सामने कहीं ना कहीं से हमें टिकट लेनी पड़ेगी, वो लिखा हुआ है। काफ़ी रश है सुबह सुबह यहाँ पे क्योंकि यहाँ की मेन टूरिस्टी साइट है और ऑलमोस्ट बीजिंग में जो भी आता है इसको ज़रूर विज़िट करना चाहते हैं। टिकट्स हमने यहाँ से ले लिए हैं और इंटर हो गए हैं। यहाँ पे हमने पे किए हैं 30 युआन। आई थिंक कोई $4 बन जाते होंगे। चाइना में मैंने ये चीज़ देखी है कि मोस्टली जगह की इंट्रेंस लोकल्स के लिए और फॉरेनर के लिए सबके लिए सेम है। कुछ जगहों पे आप जाते हैं तो ज़रा डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत रश है यहाँ पे और मुझे बताया जा रहा है कि ये यहाँ का ऑफ सीज़न है। अगर हम मेन सीज़न में आते तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होनी थी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये समर पैलेस किंग की फैमिली के लिए समर में रहने की जगह थी, जब मेन सिटी बीजिंग में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डन्स, लेक और उसके अलावा आर्टिफिशियल एक हिल भी बनाई गई थी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी कूल है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज आ रहा है और इसकी साइडों पे कुछ शॉप्स हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर हम इस ब्रिज से नीचे देखें तो आपको एक इस कैनाल के साथ साथ वॉकिंग स्ट्रीट नज़र आ रही है और साइडों पे आपको बहुत छोटी छोटी सी शॉप्स देखने को मिल रही हैं। ये शॉप्स इसलिए बनाई गई थी कि जब
किंग की फैमिली अगर बाहर निकलती है तो उनको ये एक वो फ़ील आए कि वो आम इंसान की तरह यहाँ पे वॉक कर रही हैं, दरमियान से कुछ चीज़ उन्होंने ख़रीदनी है तो वो ख़रीद सकते हैं, किसी जगह उन्होंने बैठ के कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो खा सकते हैं। तो ये उनको फ़ील देने के लिए ये इस तरह की वॉकिंग स्ट्रीट और साथ में साइडों पे ये शॉप्स थी। अभी मैं आपको सामने एक बहुत ही खूबसूरत गेट है वो दिखाता हूँ। ये देखें जी, क्या खूबसूरत डिफरेंट इसके ऊपर कलर्स वगैरह किए हुए हैं। जैसे ही बंदा एंट्रेंस से थोड़ा-सा आगे आता है, यहाँ पे आप देखें कि जिस हिल की मैं बात कर रहा था, ये वो हिल है। 60 मीटर तकरीबन हाई है और इसके ऊपर आप देखें कि काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसका रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है, लेकिन मैं ऊपर लोग देख रहा हूँ, दूसरी साइड से शायद जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए स्पेशली। इससे पहले मैंने चाइना कभी विज़िट नहीं किया और चाइनीज़ आर्किटेक्चर को इस तरह देखना, और वो भी जब आप वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपको चाइना में देखने को मिलेंगी। एक चीज़ मैंने चाइना में देखी है, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं या साइंस या वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनको लगता है कि गुड लक लेके आते हैं। तो मोस्टली जगहों पे जब कोई बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं ना, तो उन वर्ड्स या सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है उसकी डेकोरेशन में। तो यहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के सिंबल्स छत पे या दीवारों पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। और बताता चलूँ कि यहाँ पे 4 पैलेसेस हैं। टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे डायनेस्टीज़ चेंज होती थी या किंग चेंज होते थे, तो वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाते जाते थे। तो जैसे-जैसे बंदा थोड़ा-सा इस हिल के ऊपर जाता है, एक तो ये नीचे से व्यू बहुत खूबसूरत है और दूसरा इस आर्किटेक्चर की बंदा तारीफ़ जो है ना वो लम्हा-बलम्हा आपके मुँह से निकलती जाती है, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से स्टेप वाइज़ बनाया गया है इसको। बहुत बड़ा एरिया है और इसको देखने के लिए मिनिमम एक पूरा दिन चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरेसेस, गार्डन्स, हर तरफ आर्किटेक्चर नज़र आता है। डिफरेंट पैलेसेस के पार्ट्स हैं और फिर आप पीछे देखें तो ये यहाँ का हिल टॉप के ऊपर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, जिसके ऊपर 1800 बुद्धा के स्टैचूज़ से इसको डेकोरेट किया गया है। और ये किंग की फैमिली के लिए बनाया गया था, इबादत करने के लिए वो यहाँ पे आते थे। इसकी बैक साइड पे एक पैलेस है और फिर पीछे आती है यहाँ की आर्टिफिशियल कुनमिंग लेक। इतनी जब हाइक करके बंदा ऊपर आता है ना, तो देखता है कि यार यहाँ से अब वापस इसी रास्ते से जाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग इधर से आ रहे हैं और जा दूसरी तरफ से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इसकी एंट्रेंस बनी है। तो मोस्टली लोग एक साइड से एंटर होते हैं और वॉक करते करते दूसरी साइड से एग्ज़िट ले जाते हैं। तो हम भी यही करते हैं और मेरे ख़्याल में जितनी भी मैंने अभी तक यहाँ पे जगह विज़िट की हैं ना, इस तरह बनाई गई हैं कि आपको अच्छी खासी फ़िटनेस दरकार होती है उन सारी जगहों को अच्छी तरह विज़िट करने के लिए भी। ये समर पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहते हैं कि 1860 में ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप्स ने यहाँ पे अटैक किया था
और 1.5-2 दिनों के अंदर उन्होंने यहाँ से इतना सामान लूटा, तकरीबन 1.5 मिलियन आर्ट के पीसीज वो यहाँ से लेके अपने साथ वापस ब्रिटेन और यूके चले गए थे और जाते जाते इस पैलेस को आग लगा दी थी। तो काफ़ी गार्डन्स और पैलेस के पार्ट्स जल गए थे जिनको बाद में यहाँ पे रेनोवेट किया गया। और आई एम नॉट श्योर कि उस डायनेस्टी का क्या नाम था जिन्होंने इसको रेनोवेट किया था, लेकिन कहते हैं कि इस पर इतना ख़र्चा हो गया था कि उस डायनेस्टी का डाउनफॉल भी उसके बाद ही आया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे इस पैलेस की रेनोवेशन के ऊपर ही। रश देखें, ये ऑफ सीज़न का रश है। अगर ये पीक सीज़न होगा तो फिर आप खुद ही इमेजिन कर लें। समर पैलेस को देखने के बाद एक छोटी सी कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए हम एक कैफ़े में आए हैं। बीजिंग से पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जितनी भी अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन, जहाँ से भी दुनिया से कोई कॉफ़ी की चेन्स है ना, वो यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेंगी। लेकिन कॉफ़ी के साथ हमें ज्वाइन किया है मिस्टर जॉन। ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम द सेम या मुंशन, फ्रॉम म्यूनिख। और ये सिर्फ 22 साल का लड़का है और अभी 22 साल का है, 2 हफ्ते पहले हुआ है। और यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है अपनी बाइक पे। आई एम जस्ट टेलिंग देम दैट यू आर ओनली 22 years old. Yeah, travel because it's very unusual for, especially for Pakistani peoples, to meet someone who is so young and traveling around the world. Yeah, It's awesome. so you just finish your No, I made an apprenticeship for 3 years Yeah. as an IT specialist for system integration, and then I worked for 3 years in process automation. And now quit my job. तो 3 साल जॉब करने के बाद उसने छोड़ दी है और अब ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने आप देखें कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ये क्रैनबेरी बेगल है, ये चाय पी रहा है और उसके साथ उसने केक मंगवाया है।明天你们住一个哪？明天我今天晚上回老家啊。明天你不来了？我不来了，你看着点呢。他俩来能干就干活，干不了就。सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं फॉरबिडन सिटी पे। इसको देखने के लिए आपको तकरीबन कोई 5 दिन पहले रिजर्वेशन करवानी होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे भूल जाएं कि कोई चांस ही नहीं है। तो हमने टूर गाइड के थ्रू ही करवा ली थी। अभी जा रहे हैं हम लोग टिकट लेने के लिए और फिर इंटर होके आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। कुछ मैं हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ, क्योंकि समर पैलेस तो मैंने आपको दिखा दिया। तो फॉरबिडन सिटी जो है यहाँ की इम्पीरियल पैलेस था, तो मेन पैलेस ये है। अभी देखते हैं अंदर से जाके किस तरह का, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पैलेस कॉम्प्लेक्स में से एक है, या हो सकता है ये दुनिया का सबसे बड़ा ही हो। फॉरबिडन सिटी के एंट्रेंस पे आप देखेंगे यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉकिंग पाथ बना हुआ है और इसके बिल्कुल साइड पर एक छोटी सी कैनाल है।
ये फॉरबिडन सिटी की एंट्रेंस है और आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आए हुए हैं, फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में जहाँ का जिस तरह का कल्चर होता है, उनके कपड़े होते हैं, कोशिश होती है लोकल्स की कि वहाँ पे उस तरह का ड्रेस पहन के जाएं। और इधर देखें यार, क्या कमाल की जगह है भाई। एक तो रश बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उधर एंट्रेंस पे। फाइनली हम लोग फॉरबिडन सिटी में इंटर होंगे। अपनी टिकट वगैरह हमने यहाँ पे चेक करवा दी है। और ये जो आप बिल्कुल एंट्रेंस पे इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर। और टू बी ऑनेस्ट, आप दूर से खड़े होकर इसको देखते हैं ना, तो आप पे ये क्या कमाल का इंप्रेशन डालता है। एक दफ़ा आप तारीफ़ किए बगैर यहाँ से गुज़र नहीं सकते। तो ये इसकी एंट्रेंस है। आगे चल के देखते हैं कि और हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। फॉरबिडन सिटी में तो मैं आके खो सा गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ। जब यहाँ पे मिंग डायनेस्टी थी तो उनका दारुल हुकूमत उस टाइम पे नानजिंग था। तो 1406 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1420 में कंप्लीट हुई। 14 साल कंस्ट्रक्शन में लगे और चाइना के डिफरेंट पार्ट से मटेरियल लेके आया गया। जैसे लकड़ी का मैंने बताया कि सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर दुनिया में आपको ये मिलेगा, तो लकड़ी चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट के जंगल से निकाल के लेके आए। और उसके अलावा विकीपीडिया पे लिखा हुआ था यहाँ पे कुछ पत्थर जो इन हॉल के फ्लोर्स पे यूज़ हुआ है, वो पत्थर इतने बड़े बड़े पीसीस थे कि उनको लेके आना यहाँ पे इतना मुश्किल था कि विंटर में करते ये थे कि रोड जिस पे लेके आते थे उसके किनारे कुएं खोद के उसका पानी रोड के ऊपर फेंकते थे ताकि वो पानी आइस बन जाए और उसके ऊपर फिर खींच के उन पत्थरों को यहाँ पे लेके आया जाता था। तकरीबन कोई 1 लाख यहाँ पे स्किल्ड वर्कर था और उसके अलावा 1 मिलियन लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे 14 मिंग डायनेस्टी के एम्परर रहे हैं और उसके बाद लास्ट डायनेस्टी थी चिंग, उसके 10 एम्परर यहाँ पे रहे हैं। और 1912 तक जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आई तब तक यहाँ पे लास्ट किंग रहा था। लेकिन उसके बाद क्योंकि लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था किंग के ख़िलाफ़, तो यहाँ पे वो सिस्टम ख़त्म हो गया और आज भी यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको मेन बिल्डिंग को अगर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हुए। तो इसे कहते हैं हॉल ऑफ सुप्रीम हारमोनी। मुझे जितने भी यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं उसमें अर्थली, हेवनली, ट्रंक्विलिटी, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए हैं। और जैसे मैंने सुबह समर पैलेस विज़िट किया था, वहाँ पे डेकोरेशन में ऐसे सिंबल्स या नंबर यूज़ किए गए हैं जो गुड लक लेके आते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी उसी तरह का आपको देखने को बाहर से उसकी डेकोरेशन मिलेगी। अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से खड़ा होकर मुझे इतना नज़र आया कि अंदर एक बहुत बड़ी चेयर है जिस पे मोस्ट लाइकली किंग बैठता होगा। और ये हॉल बाकी सबसे थोड़ा सा हाइट पे है, तो आप यहाँ से पूरे एरिया का अच्छा आपको व्यू भी आता है। आर्किटेक्चर बहुत सिमिलर है, जितने भी यहाँ पे मुझे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो हम थोड़ा सा इसके पीछे जाके देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। मे भी हमें कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलें। ये तो मुझे लग रहा है कि 2 बड़े बड़े प्याले रखे हैं उन्होंने एंट्रेंस पे, और इसको भी लोग टच कर रहे हैं, मे भी गुड लक के लिए। उसके ऊपर बाहर 2 जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये हॉल ऑफ सुप्रीम हारमोनी के पीछे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं।
बस बंदा एक हॉल से दूसरे हॉल या एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ वॉक करता जाए, ये ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी। यहाँ पे वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितनी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं अंदर से सारे ऑलमोस्ट बंद हैं, सिवाय चंद एक के जिनको इन्होंने वैसे रेनोवेट करके वहाँ पे कुछ सोवेनियर शॉप्स या इस तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ ओपन कर दिए। बाकी ऑलमोस्ट सारे जितनी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं उन सबको इन्होंने बंद ही रखा हुआ है, बाहर से विज़िट कर सकते हैं। तो कुछ देर के बाद थोड़ा सा वो लगता है कि यार सिमिलर होता जा रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और तियानमेन स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रास्ता पूछ के जाना पड़ेगा। 一会儿，咱一块儿走。 चाइना में एक चीज़ आप और देखेंगे कि जगह जगह पे लोग टिकटॉक लाइव सेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आई थिंक टिकटॉक का नाम ज़रा डिफरेंट है। तो बहुत सारे जगहों से जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे भी ये लाइव सेशन कर रहा है। इसके पीछे भी इस तरह खड़ा हुआ था और आगे जाएंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई इस तरह खड़ा होगा। किसी को कोई परवाह नहीं है, सारे अपने काम से काम रख रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ये लोग अपना लाइव सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये अभी तियानमेन स्क्वायर की एंट्रेंस है और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को आई एम नॉट श्योर कि चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शायद जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, तो ट्राई करके देखते हैं अगर जाने देंगे तो। फाइनली हम लोग तियानमेन स्क्वायर में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने सही तलाशी ली है। जो कुछ मेरे पास था बैग के अंदर, एक एक चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया। इतना तो वैसे स्कैनर में गुजारने के बाद एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी नहीं चेक करते। तो लग रहा है कि ये थोड़ी सी सेंसिटिव जगह है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक करने के बाद फिर मुझे आगे जाने दी है। अदरवाइज़ अगर पासपोर्ट ना होता तो शायद मुझे आगे जाने भी ना देते। वैसे मेरे पास एक डिजिटल कॉपी मैंने रखी होती है साथ, अगर कभी पासपोर्ट याद ना रहे तो। लेकिन यहाँ पे हर टाइम पास होना चाहिए। इवन कि किसी टूरिस्ट जगह पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे इंटर होने के लिए भी मोस्टली वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दे दें। चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी जी चिंग डायनेस्टी, और उसके बाद चाइना का कंट्रोल कुछ अरसा रहा है नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास, जिनको शिकस्त दी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियादें रखी गई थी सेम इसी जगह पे। और पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये माओ ज़ेडुंग की है, जो इस पार्टी के रूलिंग हेड थे उस टाइम। तब से लेके आज तक चाइना का फुल कंट्रोल इसी पार्टी के पास है। और ये स्क्वायर आप कह सकते हैं कि बड़ी सेंसिटिव जगह है। जब भी अगर कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ को प्रोटेस्ट करना होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। 1989 में कुछ हुआ था, लेकिन इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। दरमियान में से रोड गुजर रही है, कुछ स्क्वायर का हिस्सा इधर है, कुछ दूसरी तरफ है, और मैं बिल्कुल उस साइड पे आ गया हूँ जहाँ पे पीछे फॉरबिडन सिटी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी साइड पे जाने की अगर हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि सारे रास्ते मोस्टली यहाँ पे ब्लॉक किए हैं। यही एक वाही जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बाकी ओवरऑल कोई मसला नहीं था।
बहुत बड़ा स्क्वायर है ये। दरमियान में कुछ लोग खड़े हुए हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो किस वजह से खड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोकल्स वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करें। हो सकता है कोई यहाँ पे सेरेमनी वगैरह हो, मुझे तो उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल स्क्वायर के दरमियान में एक बड़ा सारा फूलों का गुलदस्ता वगैरह लगा हुआ है, और उसकी भी रीज़न मुझे नहीं पता। अभी मैं पहुंचा हूं बीजिंग की वॉकिंग स्ट्रीट में। हमें चाइना इंटर हुए शायद 3 या 4 दिन हो गए हैं। पहले मंगोलिया खाली था, शहरों के अंदर मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। उलन बतार की पॉपुलेशन 1.7 मिलियन, और उसके बावजूद जगह जगह पे वहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह थे। यहाँ पे 22 मिलियन लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ही बात है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आते हैं ना, तो अक्सर ऐसे लगता है जैसे दुनिया ही बदल जाती है। और वाकई मंगोलिया से इधर आते आते दुनिया बदल गई है। इतनी बड़ी चेंज मैंने बहुत कम मुल्कों में देखी। कुछ मुल्कों में जाते हैं, सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए हैं और अचानक से वो लगे कि यार यहाँ पे थोड़ा सा बंदे ने अपना ख्याल रखना है। लेकिन इधर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कमाल है यार, और बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रीट बनी हुई है। थोड़ा सा इसमें वॉक करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। वैसे तो जगह जगह पे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बहुत हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार इस तरह की स्ट्रीट को ज़रा विज़िट करते हैं, जिसमें बंदा आराम से खुले आम वॉक कर सके, इंजॉय कर सके। इसे कहते हैं वंग फूजिंग स्ट्रीट, और ये यहाँ की मेन कमर्शियल स्ट्रीट है। साइडों पे दुनिया जहान का हर ब्रांड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और उसके अलावा इसे कुछ लोग यहाँ पे गोल्डन स्ट्रीट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और इसकी टोटल लेंथ तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी लंबी ये स्ट्रीट है। साइडों पे इधर उधर कुछ और मार्केट्स के रास्ते निकल रहे हैं। अभी मुझे हल्की सी भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी, ये अगर मैं खा गया ना और बिच्छू है भाईजान, मतलब नो नो थैंक यू। 1 2 3 4 4 4 下边是 नहीं जी, ये नहीं हमने खाने। हम थोड़ा सा इंतज़ार करके अभी कुछ देर यहाँ पे घूमते फिरते हैं, और उसके बाद मुस्लिम स्ट्रीट फूड की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमें अच्छा खाना भी मिल जाएगा। वैसे इस एरिया में भी काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं। 鸡肉饼。 फाइनली जी पहुंच गया न्यू ची स्ट्रीट में, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये मुस्लिम अक्सरियत का एरिया है और यहाँ पे हमें हलाल खाना मिल जाएगा। तो सीधा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए हैं, और यहाँ पे हमसे मिलने के लिए 2 लोग आए हैं। इधर बैठे हैं ज़ुहैब साहब, इनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पे एजाज़ भाई बैठे हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर ही हुई थी ना। हाँ जी, हरामोश के ट्रैक पे ये रास्ते में हमें मिले थे। तो आज हमारी बीजिंग में यहाँ पे अचानक से मुलाकात होगी। इन्होंने मैसेज किया इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के, बहुत शुक्रिया। और हमारे सामने इन्होंने बताया है कि अगर आप बीजिंग आएँ तो यहाँ की डक ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इनकी पिकिंग डक बहुत फेमस है। तो ये हमारे सामने आ गया है जी, बीजिंग या पिकिंग डक, क्योंकि बीजिंग का जर्मन में भी इसे पिकिंग बोलते हैं और पुराना नाम भी पिकिंग ही है। तो ये आ गई है। उसके साथ कुछ हमारे पास और भी डिशें, ये पुलाव है। एक और हमारा खाना आना है, वो आ जाता है अभी थोड़ी देर तक।
और इन्होंने मुझे बताया कि इसको खाने का भी एक ख़ास तरीका होता है, तो मैंने कहा कि चलो आप स्टार्ट करें, फिर मुझे बताएं कि कैसे इसको खाना है। ये देखें जी, हमारा एक और डिश आ गई है, लैम मीट विद नान। तो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है, हमसे खाया नहीं जाएगा। चलें उठाएं जी, रैप उठाएं, स्टार्ट करें पिकिंग डिश से। बिल्कुल पतला सा रैप है। थोड़ा बड़ा पीस डालें डक का। ज़ेब घबरा गया बेचारा कैमरा देख के। ये सॉस सोया सॉस है या कोई डिफरेंट सॉस है? चलें बस ऐसे ही कुछ मैं भी बनाता हूँ। बहुत अच्छी डक बनी है। पहले भी मैंने खाई है जर्मनी में, काफ़ी चाइनीज़ रेस्टोरेंट से मिल जाती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आज हमने मोस्टली बीजिंग की जो जगह देखनी थी वो तो देख ली, लेकिन एक चीज़ मैंने अभी तक यहाँ की ट्राई नहीं की, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम। तो मैंने इन भाइयों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा वापस तो जाना ही है होटल की तरफ, तो क्यों ना मेट्रो की तरफ से यही रूट लेके जाते हैं, क्योंकि इस टाइम मोस्ट लाइकली हमें कोई रास्ते में ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, तो शायद टैक्सी थोड़ा सा फास्ट रहेगी। लेकिन रश आवर में और दिन के टाइम जब ज़रा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम मेरे ख्याल में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये लोग तो ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, बता भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, बड़ा नीट एंड क्लीन साफ़ इनका स्टेशन है। देखते हैं आगे ट्रेन किस तरह की है। देखें जी कितना खूबसूरत जगमग करता हुआ शाम के इस टाइम भी इनका स्टेशन है। साफ़ सफाई तो है भाई। हम यहाँ पे एक्चुअली कार्ड कोई इसका मेट्रो का नहीं ले रहे, बल्कि अली पे से ही डायरेक्ट अपना वो कोड वगैरह जनरेट करें, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवा लें। तो देखते हैं कि अगर ये हो जाती है तो। देखिए जी हमें बीजिंग का मेट्रो कोड मिल गया है। मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, बाकी हम पासपोर्ट। इन्होंने बताया कि फॉरेनर हो, और मुझसे भी आज उन्होंने काफ़ी जगहों पे मांगा है, लेकिन अगर मोबाइल है सारी पेमेंट, और अगर मोबाइल नहीं है तो फिर मसले बन जाएंगे यहाँ पे। तो चलते हैं। अच्छी बात यह कि इन्होंने ना सिर्फ चाइनीज़ में लिखा है, लेकिन उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मेट्रो का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, और इसके हमने पे किए हैं सिर्फ 5 युआन, लेस देन $1। और अभी हम लोग हैं मेरे होटल से 2 किलोमीटर दूर। तो हमारे पास ऑप्शन है या तो बस ले लें, और दूसरी ऑप्शन ये कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पे साइकिल खड़ी हैं, तो आराम से अली पे की ऐप से उसको साइकिल को खोलें। आधा घंटे में मेरे ख्याल में कितने आप बता रहे हैं? 1.5 युआन, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई 15 सेंट 20 सेंट डॉलर बन रहे होंगे, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू कि अगर आप यहाँ पे वॉक करके जाएं या फिर टैक्सी वगैरह ले। तो हम भी साइकिल पे चलते हैं, बीजिंग को देखते हैं। आखिरी 2 किलोमीटर हमारे होटल तक के साइकिल पे। चलें अभी आप खोल के दिखाएं ज़रा लोगों को किस तरह ये ऐप चलती है। सिर्फ बार कोड स्कैन करना है और उसने खोल देनी है। हाँ जी, बस ये देखें खुल गई है। चलें जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं वापस अपने होटल में, और बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों भाइयों का
जिन्होंने हेल्प की आखिरी बीजिंग की शाम को एंजॉय करने में। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करनी थी, तो वो आप दोनों की बदौलत हुआ। बहुत शुक्रिया उसके लिए। बाकी दोनों जी बाकी दोनों स्टूडेंट हैं यहाँ पे, चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। ध्यान से चाइनीज़ सीखें। अच्छी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट आ रहे हैं लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए भी, तो स्कॉलरशिप हैं और बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है इनकी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। आप भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। आप भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।